ऑनलाइन स्टडी 247 के सभी दर्शकों को नमस्कार। दोस्तों, मैं नितिन शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये हमारी वीडियो। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा में संगम साहित्य लिखे गए हैं? ऑप्शन 1 है तमिल, ऑप्शन 2 है संस्कृत, ऑप्शन 3 है पाली और ऑप्शन 4 है प्राकृत। तो दोस्तों, जो संगम साहित्य हैं वो जो तमिल के जितने भी साहित्य हैं उन्हीं का दूसरा नाम संगम साहित्य है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 तमिल, यानी कि जो संगम साहित्य हैं वो सारे के सारे तमिल भाषा में लिखे गए हैं। चलिए तो शुरू करते हैं अगला सवाल। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, किसका प्रथम धर्मोपदेश धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया? ऑप्शन 1 है महावीर, ऑप्शन 2 है गौतम बुद्ध, ऑप्शन 3 है आदि शंकराचार्य और ऑप्शन 4 है दलाई लामा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 गौतम बुद्ध। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना जो प्रथम प्रवचन जो दिया था, जो कि सारनाथ में दिया था, उसको धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अगला सवाल है, मगध में शाही मौर्यों के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? ऑप्शन 1 है कुषाण, ऑप्शन नंबर 2 है पांडे, ऑप्शन नंबर 3 है सातवाहन और ऑप्शन नंबर 4 है सुंग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 सुंग, यानी कि मौर्यों के शासन के बाद में पुष्यमित्र सुंग ने सुंग वंश की स्थापना की थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, मौर्यों के बाद में सुंग उत्तराधिकारी बने थे। तो अगला क्वेश्चन, अगले सवाल में पूछा गया है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 है महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन 2 है महापरिनिर्वाण, ऑप्शन नंबर 3 है महामस्तकाभिषेक और ऑप्शन नंबर 4 है धर्मचक्र परिवर्तन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 धर्मचक्र परिवर्तन। दोस्तों, जो महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद में सारनाथ में अपना जो प्रथम उपदेश दिया था उसको धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं, महाभिनिष्क्रमण। ये भी महात्मा बुद्ध से ही संबंधित एक प्रक्रिया है। जब इन्होंने अपने घर को छोड़ा था तो बौद्ध ग्रंथों में उनके घर को छोड़ने की प्रक्रिया को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ऑप्शन नंबर 2 में जो दिया गया है महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण भी बुद्ध से ही संबंधित है। इनकी जब मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो इनकी जो मृत्यु हुई थी उस प्रक्रिया को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो का 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कौन सा था? ऑप्शन 1 है वेंगी, ऑप्शन 2 है मदुरई, ऑप्शन 3 है कांचीपुरम और ऑप्शन 4 है महाबलीपुरम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 मदुरई। पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र मदुरई था। इस वंश का शासक नेडुनजेलियन विद्वान और विद्वानों को आश्रयदाता था, जो कि वैदिक धर्म का पोषक भी था। इसी के शासनकाल में भारत में मदुरई भारत की प्रसिद्ध व्यापारिक और सांस्कृतिक नगरी भी बनी थी। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था? ऑप्शन 1 है चालुक्य छापों के, ऑप्शन 2 है ग्रीक आक्रमण के, ऑप्शन 3 है हूण आक्रमण के और ऑप्शन 4 है पल्लव छापों के। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 हूण आक्रमण के। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन 1 है कामरूप, ऑप्शन नंबर 2 है वस्ता, ऑप्शन नंबर 3 है गौड़ और ऑप्शन नंबर 4 है वल्लभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 गौड़। और दोस्तों ध्यान रखना, कामरूप असम का प्राचीन नाम था।
कामरूप असम का प्राचीन नाम था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा क्या था। ऑप्शन नंबर 1 है कृषि, ऑप्शन नंबर 2 है पशुपालन, ऑप्शन नंबर 3 है व्यापार और ऑप्शन नंबर 4 है शिकार। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों से ये पता चलता है कि वहाँ के लोग कृषि कार्यों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे और वहाँ पे कृषि ही की जाती थी। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। महाबलीपुरम मंदिर किस राजवंश के बादशाह द्वारा बनवाए गए थे। ऑप्शन 1 है गुप्त, ऑप्शन 2 है चोल, ऑप्शन 3 है पल्लव और ऑप्शन 4 है कुषाण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 पल्लव। पल्लव राजवंश के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने महाबलीपुरम के सौर मंदिर और कांची के कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अगला सवाल। सवाल नंबर 10 में पूछा गया है कौन सा प्राचीन स्थल का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। ऑप्शन 1 है हड़प्पा, ऑप्शन 2 है लोथल, ऑप्शन 3 है सुतकागेंडोर और ऑप्शन 4 है मोहनजोदड़ो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में रावी नदी के किनारे स्थित है, जिसका उत्खनन राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमारे प्रमुख माध्यम क्या हैं, यानी कि हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो भी जानकारी मिलती है उसका माध्यम क्या है। ऑप्शन 1 है शिलालेख, ऑप्शन 2 है सिक्के, ऑप्शन 3 है ताड़ व बार्च की पत्तियों पर पांडुलिपि और ऑप्शन 4 है पुरातात्विक खनन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 पुरातात्विक उत्खनन। हमें पुरातात्विक उत्खनन के आधार पर ही सिंधु घाटी सभ्यता का पता चलता है, क्योंकि सिंधु लिपि है वो अभी तक भी पढ़ी नहीं गई है। तो शुरू करते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अगले सवाल में पूछा गया है योग दर्शन शास्त्र के व्याख्याता हैं। ऑप्शन 1 है पतंजलि, ऑप्शन 2 है गौतम, ऑप्शन 3 है जैमिनी और ऑप्शन 4 है शंकराचार्य। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 पतंजलि। योग दर्शन शास्त्र के व्याख्याता पतंजलि को ही माना जाता है। इनके ग्रंथ योग दर्शन को ही योग दर्शन का मूल माना जाता है। योग का शाब्दिक अर्थ है मिलन, यानी आत्मा का परमात्मा के साथ में मिल जाना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा गया है सारनाथ के अभिलेख से कौन संबंधित है। ऑप्शन 1 अशोक, ऑप्शन नंबर 2 है हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर 3 है चंद्रगुप्त मौर्य और ऑप्शन नंबर 4 है समुद्रगुप्त। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 अशोक। सारनाथ के जो अभिलेख हैं वो अशोक से संबंधित हैं, क्योंकि इन स्तंभ लेखों में अशोक ने अपने महामात्रों को संग भेद करने के आदेश दिए थे। सारनाथ वर्तमान में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है, जहां महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश भी दिया था। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अगला सवाल। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर बंदरगाह के प्रमाण मिलते हैं। ऑप्शन 1 है लोथल, ऑप्शन 2 है कालीबंगा, ऑप्शन 3 है हड़प्पा और ऑप्शन 4 है मोहनजोदड़ो। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह होने के जो प्रमाण मिलते हैं वो लोथल में मिलते हैं। लोथल गुजरात के सरागवाला ग्राम के दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित है, जिसकी खोज डॉक्टर SR राव ने 1957 में की थी। शुरू करते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अगले सवाल में पूछा गया है इनमें से किस स्थान पर प्राचीन कालीन कलिंग की एक महत्वपूर्ण बस्ती थी। ऑप्शन 1 है पुरी, ऑप्शन 2 है बारीपाड़ा,
ऑप्शन 3 है तोसली और ऑप्शन 4 है क्योंझार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 तोसली। प्राचीन काल कलिंग की एक महत्वपूर्ण बस्ती तोसली के ही निकट थी। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में यहाँ जानकारी मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्थल जैन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर 1 है एलोरा, ऑप्शन नंबर 2 है खंडगिरी और ऑप्शन नंबर 3 है कपिलास और ऑप्शन नंबर 4 है सारनाथ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 खंडगिरी, जो कि जैन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है चाणक्य पढ़ना, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? इसमें आपसे पूछा गया है चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ऑप्शन 1 है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन 2 है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर 3 है अशोक और ऑप्शन नंबर 4 है बिंबिसार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चाणक्य का नाम कौटिल्य था, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ भी लिखा था। आइए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 18। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन 1 है दामोदर, ऑप्शन 2 है गोपाल, ऑप्शन 3 है धर्मपाल और ऑप्शन 4 है देवपाल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 गोपाल। बंगाल में पाल वंश की स्थापना बौद्ध धर्म के अनुयायी गोपाल ने की थी। गोपाल के पुत्र धर्मपाल ने गुजराती कवि सोडल ने उत्तरापत स्वामी की उपाधि भी दी थी। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन 1 है 2, ऑप्शन 2 है 3, ऑप्शन 3 है 4 और ऑप्शन 4 है 5। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 4। दोस्तों वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो शुरू करते हैं आज का 20वां क्वेश्चन। भारत पर प्रथम बार आक्रमण करने वाला विदेशी कौन था? ऑप्शन 1 है नादिर शाह, ऑप्शन 2 है मोहम्मद गजनवी, ऑप्शन 3 है सिकंदर महान और ऑप्शन 4 है मोहम्मद गोरी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 सिकंदर महान। भारत पर प्रथम बार सिकंदर महान ने ही आक्रमण किया था। भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वालों में ईरान के शासक सावरस द्वितीय थे। सिकंदर यूनान के मकदूनिया प्रांत का निवासी था और झेलम नदी के तट पर राजा पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध लड़ा गया था, जिसमें पोरस पराजित हुआ था और इसे वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कौन सा गुप्त शासक था जिसने शांति प्रिय एवं वैदेशिक संबंध स्थापित किए थे? ऑप्शन नंबर 1 है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर 2 है कुमारगुप्त, ऑप्शन नंबर 3 है समुद्रगुप्त और ऑप्शन नंबर 4 है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। पंचमारक सिक्के किसके काल में प्रचलित थे, यानी कौन से काल में प्रचलित थे? ऑप्शन नंबर 1 है वैदिक काल, ऑप्शन नंबर 2 है हड़प्पा काल, ऑप्शन नंबर 3 है प्राचीन काल और ऑप्शन नंबर 4 है उत्तर वैदिक काल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 प्राचीन काल। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है आर्यभट्ट भारत के क्या प्रसिद्ध थे? ऑप्शन 1 है कवि, ऑप्शन 2 है भौतिक विज्ञानी, ऑप्शन 3 है गणितज्ञ और ऑप्शन 4 है वैद्य। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 गणितज्ञ। आर्य भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे जिन्होंने दशमलव प्रणाली का आविष्कार किया था और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है पटना शहर का प्रसिद्ध नाम था, प्रसिद्ध यानी पुराना नाम था, पटना शहर का पुराना नाम आपसे पूछा गया, प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन 1 है पाटलिपुत्र, ऑप्शन 2 है कन्नौज,
ऑप्शन 3 है कौशाम्बी, ऑप्शन 4 है कपिलवस्तु। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। हर्यक वंश के शासक उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। इससे पहले मगध की राजधानी राजगृह थी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी कहाँ पर अवस्थित थी। ऑप्शन 1 है वैशाली, ऑप्शन 2 है कौशाम्बी, ऑप्शन 3 है उज्जैन और ऑप्शन 4 है अयोध्या। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 उज्जैन। प्राचीन काल में अवंती की राजधानी उज्जैन थी और यहाँ का राजा प्रद्योत था। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था। ऑप्शन 1 है कनिष्क, ऑप्शन 2 है विक्रमादित्य, ऑप्शन 3 है अशोक और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 कनिष्क। कनिष्क ने 78 ईस्वी में जब वो गद्दी पे बैठा था उस समय एक संवत चलाया था जिसे शक संवत के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। वर्ण व्यवस्था का विवरण कौन से वेद में मिलता है। ऑप्शन 1 है ऋग्वेद, ऑप्शन 2 है सामवेद, ऑप्शन 3 है धनुर्वेद और ऑप्शन 4 है अथर्ववेद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 ऋग्वेद। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का विवरण मिलता है। यह है सभी वेदों में सबसे पुराना है जिसमें कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त और 10,580 मंत्र हैं जिनको ऋचा कहा जाता है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 28। बुद्धवाद के 3 रत्नों में कौन सा शामिल नहीं है। एक है बुद्ध, दूसरा है संघ, तीसरा है धम्म और चौथा है अहिंसा। तो दोस्तों ध्यान रखना बौद्ध धर्म में 3 रत्न हैं जिनको हम बुद्ध, संघ और धम्म के नाम से जानते हैं। जो चौथा जो ऑप्शन है अहिंसा वो बौद्ध धर्म में रत्न नहीं है। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 अहिंसा। आइए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता में घोड़े की हड्डी कहाँ मिली थी। ऑप्शन नंबर 1 है लोथल, ऑप्शन नंबर 2 है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर 3 है सुरकोटदा और ऑप्शन नंबर 4 है मोहनजोदड़ो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 सुरकोटदा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन। और इसमें अंतिम क्वेश्चन में पूछा गया है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है राजपूत काल, ऑप्शन नंबर 2 है गुप्त काल, ऑप्शन नंबर 3 है चोल काल और ऑप्शन नंबर 4 है मौर्य काल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 गुप्त काल। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के सुपर 30 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो सभी के साथ शेयर ज़रूर कर देना। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी दर्शकों को नमस्कार।